हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मॉस्किटो, मच्छर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि मच्छर की बहुत ज़्यादा महत्वता है। अगर अपन हाउस होल्ड के हिसाब से बात करें, इट मीन्स अर्बन एंटोमोलॉजी की बात करें, तो घरों के अंदर या मनुष्य के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों को संचरित करने का काम जो है मॉस्किटो के द्वारा किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन मॉस्किटो के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉस्किटो जो है ये एंटोमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। और उसका जो ऑर्डर है आपका डिप्टेरा, किसके अंदर आता है? डिप्टेरा के अंदर आता है। और डिप्टेरा के बाद इसमें इसके सब ऑर्डर की बात करें तो निमेटोसेरा के अंदर आता है, जिसमें निमेटोसेरा की विशेषता आपने पढ़ी होगी कि जिसमें हेड कैप्सूल जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, उसके अंदर आता है। देन इसकी फैमिली जो है क्यूलिसीडी के अंदर जो है मॉस्किटो आता है। तो मॉस्किटो जो है आर्थ्रोपोडा के ऑर्डर डिप्टेरा और सब ऑर्डर निमेटोसेरा की फैमिली क्यूलिसीडी के अंदर आता है। तो आप इसके कॉमन फीचर्स क्या है? नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखें, अगर अपन मॉस्किटो की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखें, मॉर्फोलॉजी अगर इसकी देखें मॉस्किटो की, तो कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। डिप्टेरा से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका यहीं पे आ जाता है कि इसका जो हाइंडविंग होता है, हाइंडविंग जो होता है वह मॉडिफाई होता है एज अ हल्टर के रूप में। इट मीन्स हाइंडविंग जो होता है एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद सेकंड वन अपन यहाँ पे बात करें तो यह मॉस्किटो है। और मॉस्किटो के केस में अपन जानते हैं कि इसमें अगर माउथ पार्ट की बात करें, अपन माउथ पार्ट्स की बात करें तो मॉस्किटो के अंदर माउथ पार्ट्स जो होते हैं वह आपके पियर्सिंग सकिंग टाइप के होते हैं। पियर्सिंग सकिंग टाइप के माउथ पार्ट जो है मॉस्किटो के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मॉस्किटो के अंदर जो डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करता है या वेक्टर का जो काम करता है, उसका मेल करता है या फीमेल करता है? तो बेसिकली फीमेल करती है। तो इस केस में आपको ध्यान होना चाहिए पियर्सिंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो होते हैं वह मेल के अंदर तो क्या होते हैं? लेस डेवलप्ड होंगे, कम विकसित होते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो होते हैं, क्योंकि वह वेक्टर का काम करती है, तो उसके अंदर जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं ये माउथ पार्ट, जो आपको ध्यान होना चाहिए। पियर्सिंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड इन द फीमेल मॉस्किटो। और फीमेल के अंदर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द स्टाइलेट्स, स्टाइलेट्स के नंबर कितने होते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके माउथ पार्ट में 6 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर ऑफ स्टाइलेट्स आर फाउंड इन द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो के अंदर 6 स्टाइलेट्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि डिप्टेरा में आता है, डिप्टेरा का हाइंडविंग जो होता है हल्टर्स होता है, तो इसमें भी हल्टर्स होते हैं। माउथ पार्ट्स जो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, मेल में लेस डेवलप्ड होते हैं, फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। बिकॉज आपको पता होना चाहिए फीमेल जो होती है यही जो है वेक्टर का काम करती है, बहुत सारी डिजीजेस को जो है ट्रांसमिट करने का काम ये करती है। फीमेल जो है एक प्रकार से ब्लड फीडर्स होता है, ब्लड को फीड करने का काम करती है। ह्यूमन बींग्स का जो है ब्लड को जो है फीड करने का काम मॉस्किटो की फीमेल करती है। जबकि मेल जो होता है वह नेक्टर फीडर होता है। क्या होता है? नेक्टर फीडर होता है, यानी प्लांट्स पर फीड करता है, नेक्टर को फीड करता है। जबकि फीमेल जो होती है ब्लड को फीड करती है ह्यूमन बींग्स के। तो यानी कि फीमेल बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है। और फीमेल्स के अंदर नंबर ऑफ स्टाइलेट्स कितने होते हैं उसके माउथ पार्ट में? तो 6 होते हैं, 6 होते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद और भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर अपन बात करें तो मॉस्किटो के केस में आपको ध्यान होना चाहिए एंटीनी की जब बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं? एंटीनी की बात करते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों में एंटीनी का टाइप अलग अलग प्रकार से होता है। मेल के अंदर प्लूमोस टाइप की एंटीनी पाई जाती है। किस प्रकार की एंटीनी होती है? प्लूमोस टाइप की एंटीनी होती है। जबकि फीमेल के अंदर जो होता है वह पाइलोस टाइप की एंटीनी होती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें मॉस्किटो के केस में तो नेक्स्ट वन आता है कि इसमें स्पाइरिकल्स की पोजीशन देखें। स्पाइरिकल्स की पोजीशन देखें तो इसकी लार्वी के अंदर जो होता है स्पाइरिकल्स की जो पोजीशन होती है वह मेटापनिस्टिक, मेटापनिस्टिक टाइप ऑफ स्पाइरिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इट मींस वन पेयर ऑफ स्पाइरिकल, वन पेयर ऑफ स्पाइरिकल इन द एब्डोमन। एब्डोमन के अंदर एक जोड़ी ही स्पाइरिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसे मेटापनिस्टिक कंडीशन कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो मॉस्किटो के केस में कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मॉस्किटो की जो लार्वी होती है उसे अपन व्रिगलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्रिगलर कहा जाता है। देन मॉस्किटो की जो प्यूपी होती है इसे अपन कहते हैं टम्बलर। क्या कहते हैं? टम्बलर। इट मींस मॉस्किटो जो है
या डिप्टेरन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इट मींस द हैविंग द 4 स्टेजेस इन द लाइफ में 4 स्टेजेस होती है। अडल्ट जो होता है वह क्या करेगा, एग लेइंग करेगा, देन एग लेइंग से उसका क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से देन प्यूपा एंड प्यूपा से अगेन अडल्ट। ये तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो मॉस्किटो के केस में आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट अपन ने देखा कि मॉस्किटो जो है डिप्टेरन ऑर्डर से बिलोंग करता है, निमेटोसेरा इसका सब ऑर्डर है, फैमिली इसकी क्यूलिसिडी है। देन इसमें हल्टर्स पाए जाते हैं, हाइंड विंग मॉडिफाई हो जाते हैं एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन के अंदर। माउथ पार्ट्स जो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जो मेल के अंदर लेस डेवलप्ड होते हैं क्योंकि वो नेक्टर पे फीड करता है, जबकि फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि ये ब्लड के ऊपर फीड करता है, यानी ह्यूमन बींग्स के ब्लड को जो चूसने का काम करता है वो फीमेल मॉस्किटो करता है। और वह जो है एज अ वेक्टर होता है किसका, बहुत सारी डिजीजेस का, जो अपन अभी आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ स्टाइलेट्स कितने होते हैं फीमेल के अंदर, 6 होते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एंटीनी जो होती है मेल के अंदर जो होती है प्लूमोस टाइप की होती है, जबकि फीमेल के अंदर पाइलोस टाइप की होती है। स्पाइरिकल्स जो होते हैं लार्वी के अंदर मेटाप्निस्टिक टाइप के होते हैं, यानी 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स ही होते हैं केवल एब्डोमेन के अंदर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसकी लार्वी जो होती है वो रिगुलर कहलाती है, प्यूपा जो होता है वो टम्बलर कहलाता है। देन द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाया जाता है, चारों स्टेज इसके जीवन में होती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब वन बाय वन जो मॉस्किटो की जो इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से मॉस्किटोज हैं। तो सबसे पहले प्रकार का जो मॉस्किटोज आपके सामने आ रहा है, एडिस स्पीसीज। एडिस स्पीसीज की बात करें तो एडिस में है सबसे ज्यादा और मोर कॉमन जो इसकी स्पीसीज है वह है आपकी एडिस इजिप्टी। मोस्ट कॉमनली स्पीसीज कौन सी है, एडिस इजिप्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन द सेकंड वन इसकी स्पीसीज आती है एडिस अल्बोपिक्टस। एडिस अल्बोपिक्टस जिसे कॉमनली जाना जाता है एशियन टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। तो एडिस की 2 स्पीसीज है यहाँ पर, इजिप्टी भी है और अल्बोपिक्टस भी है, ये 2 स्पीसीज है। अब इसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, एडिस को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इट इज द अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स, यानी कि एक के बाद एक ब्लैक और व्हाइट बैंड होते हैं, कहां पर, लेग्स पर एज वेल एज एंटीनी पर। ये देख लीजिए इसका फोटोग्राफ्स, इसकी टांगों पर और इसके साथ साथ इसके एंटीनी पर जो है ब्लैक और व्हाइट बैंड जो है अल्ट्रेशन में पाए जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं जो इसको पहचानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है इसका। इसके बाद कौन कौन सी डिजीजेस जो होती है जिसको ट्रांसमिट करने का काम जो है एडिस मॉस्किटो के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुछ मुख्य डिजीजेस यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन सी डिजीजेस है जिसमें यह वेक्टर के रूप में जाना जाता है एडिस स्पीसीज। सबसे पहला आता है डेंगू। डेंगू की बात करें तो डेंगू को सबसे पहले 1905 के अंदर ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 11 to 14 डेज के मध्य में होता है। तो ये जो डेंगू होता है, बेसिकली डेंगू होता किससे, ये वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। और इसको वेक्टर के रूप में कौन जो आपका रोगी जो मनुष्य है उससे स्वस्थ मनुष्य के अंदर फैलाने का काम करेगा, वह आपका एडिस मॉस्किटो करेगा। देन द सेकंड वन इज द येलो फीवर। येलो फीवर की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 12 डेज होता है। और यह भी जो होता है किससे होता है, वायरस से होने वाली डिजीज है, इसमें भी वेक्टर कौन है, आपका एडिस है। उसके बाद आता है चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया फीवर जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 8 डेज होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स पर, और यह भी बेसिकली किससे होता है, वायरस से होता है। तो यहाँ पे 3 मुख्य डिजीज हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके अलावा और भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन 3 डिजीजेस कौन कौन सी है जिसमें यह वेक्टर के रूप में जाना जाता है। नंबर फर्स्ट वन इज द डेंगू, नंबर सेकंड वन इज द येलो फीवर, नंबर थर्ड वन इज द चिकनगुनिया। इन तीनों को जो है वेक्टर के रूप में कौन कैरी करता है, तो वो आपका करता है एडिस। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे वेक्टर के रूप में यानी कि मेल होगा फीमेल होगा, तो यहाँ पे इस एडिस की जो फीमेल मॉस्किटो जो है, कौन है, फीमेल मॉस्किटो जो है वह यही काम करेगी, क्योंकि मेल का काम तो नेक्टर फीडिंग का होता है सभी मॉस्किटो के अंदर, फीमेल ही है जो वेक्टर का काम करेगी, जो आप यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। और अल्टरनेट व्हाइट और ब्लैक बैंड्स जो है आपको इसकी लेग्स और एंटीनी पे दिखाई देगी, जिससे इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। देन द नेक्स्ट वन मॉस्किटो जो आता है वो आता है एनोफिलस स्पीसीज। एनोफिलस स्पीसीज की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार सा होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो सिलिंड्रिकल इसकी बॉडी होती है, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का यह होता है। ऑलवेज रेस्ट मेकिंग अ एंगल,
अगेंस्ट द सरफेस, जहां पे भी यह रेस्ट करता है वहां पे कोण बनाता है, एंगल बनाता है, एंगल बनाकर ये रेस्ट करता है। यह एक इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके आइडेंटिफिकेशन का। इसके अलावा एनोफिलस मॉस्किटो जो है ये कौन सी डिजीज को जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है, किस डिजीज में वेक्टर का काम करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण डिजीज आती है मलेरिया। कौन सी आती है? मलेरिया। मलेरिया डिजीज की बात करें तो मलेरिया डिजीज जो होती है प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है, उसके द्वारा इट इज एन पैरासाइटिक प्रोटोजोवन, ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोवन है, इसके द्वारा ये डिजीज जो है कोज की जाती है। और इस डिजीज को जो है वेक्टर के रूप में कौन फैलाता है, तो वेक्टर के रूप में जो है फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। कौन सी मॉस्किटो? फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। और फीमेल मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो? दैट इज द एनोफिलस। कौन सा फैलाता है? एनोफिलस जो होता है इसको फैलाने का काम करता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया में वेक्टर कौन है, तो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस है। और मलेरिया के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। अगर अपन बात करें इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मलेरिया की जो डिजीज की जो है 1897 के अंदर रोनाल्ड रोस नाम के साइंटिस्ट थे। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले इंडिया के अंदर मलेरिया की खोज की थी। इंडिया के अंदर मलेरिया की खोज की थी और वो बताया था उन्होंने कि यह एक फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इंडिया के अंदर कौन से स्थान पर इन्होंने खोजा था, तो दैट इज द सिकंदराबाद हैदराबाद में इसकी खोज की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है मलेरिया डिजीज को, इंडिया में फर्स्ट टाइम रोनाल्ड रोस ने देखा था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए 1897 में। और इस कार्य के लिए रोनाल्ड रोस को 1902 के अंदर जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज मिला था इनको। किस फील्ड के अंदर? फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर। फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन मॉस्किटो की बात करें तो लास्ट वन मॉस्किटो इसमें आता है क्यूलेक्स स्पीसीज। क्यूलेक्स की बात करते हैं तो क्यूलेक्स क्या करता है, तो क्यूलेक्स की यहां पे बात करें तो क्यूलेक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज आती है वो आती है क्यूलेस क्वीन फेशियटस। तो क्यूलेक्स क्वीन फेशियटस की बात करें तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं अपन, तो ये भी सिलिंड्रिकल होता है, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ब्राउन कलर का होता है जैसा उसमें भी आपने देखा है। लेकिन ये बॉडी को क्या रखता है, अपने जो सरफेस होती है जहां पे भी रेस्ट करता है वहां पर पैरेलल रखता है। जबकि इससे पीछे वाला जो मॉस्किटो अपन ने एनोफिलस देखा था वह एंगल बनाता है सरफेस के साथ। और सबसे पहले एइडस देखा तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट और ब्लैक बैंड्स मिलते हैं, और जो आपका इसमें है यह आपके सरफेस के साथ पैरेलल जो है पैरेलल रहता है। तो ये इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जिसको यह वेक्टर के रूप में आगे ट्रांसमिट करता है वह है एलिफेंटियासिस और फिलेरेसिस। और एलिफेंटियासिस और फिलेरेसिस जो डिजीज होती है एक फिलेरियल वर्म के द्वारा होते हैं, और उस फिलेरियल वर्म का साइंटिफिक नेम है वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी से जो है ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है? वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। और यहाँ पे वेक्टर कौन है, तो यहाँ पे वेक्टर है आपका फीमेल मॉस्किटो। और फीमेल मॉस्किटो की कौन सी प्रजाति है यहाँ पर, तो वो है आपकी क्यूलेक्स। कौन सी है? क्यूलेक्स फासिजिएंसिस जो है ये आपकी इस रोग को फैलाने का काम यहाँ पे करती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की जो स्पीसीज है या 3 प्रकार के जो मॉस्किटोस जो हैं इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहला था एइडस, नंबर 2 था एनोफिलस, नंबर 3 है क्यूलेक्स। और इन तीनों के अंदर इनकी जो फीमेल होती है वह ब्लड को सक करती है। क्या करती है? इन तीनों ही के अंदर इनकी जो फीमेल जो होती है, फीमेल मॉस्किटो जो होती है, फीमेल मॉस्किटो जो होती है इसके अंदर क्या होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट वेल डेवलप्ड होते हैं। 6 नंबर ऑफ स्टाइलेट्स होते हैं। तो ये क्या करती है कि जो इसका होस्ट होता है, यानी जैसे होस्ट कौन होगा? होस्ट होगा ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने स्टाइलेट को इंसर्ट करेंगे एंड देन वह वहां पर क्या करेंगे? ब्लड को सक करने का काम यह करते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो जहां पर ये जो मॉस्किटो है सबसे पहले जब पियर्स करेगा तो अपनी सेलाइवा, मॉस्किटो क्या करेगा? अपनी सेलाइवा जो है अपने उस होस्ट के अंदर छोड़ेगा। और उस सेलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? मॉस्किटो की सेलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोगुलेंट, प्रतिस्कंदक होता है। अब ये एंटीकोगुलेंट होस्ट के अंदर छोड़ दिया गया तो इसकी वजह से होस्ट के अंदर जो है ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, वो प्रिवेंट करेगा ब्लड की क्लोटिंग को। और इस वजह से वह मॉस्किटो आसानी से क्लोटिंग नहीं होने की वजह से होस्ट से ब्लड को आसानी से सक कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब वह
मॉस्किटो अपने स्टाइलेट्स को ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले अपने सेलाइवा को ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर सेलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है, वो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है, जिसकी वजह से वो आसानी से ब्लड को सक कर पाता है। तो ये आपको इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी आप पे पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ये जो तीनों स्पीसीज से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज जो अपन ने पहले बात की और कौन सी रिमेनिंग रह गई है। तो जैसे सबसे पहले एडिस से बात करें तो एडिस से होने वाली डिजीज या जो वेक्टर के रूप में जानी जाती है, तो इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहले आती है चिकनगुनिया की बात अपन कर चुके हैं, वायरस से होने वाली डिजीज है। डेंगू की बात अपन कर चुके हैं, वायरस से होने वाली डिजीज है। उसके बाद रिफ्ट वैली फीवर, ये भी वायरस से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एडिस जो होता है इसमें वेक्टर होता है। इसके अलावा येलो फीवर की बात कर चुके हैं जो वायरस जो है इसके द्वारा होती है, एडिस इसमें एज ए वेक्टर होता है। देन द जिका भी आपको ध्यान रखना है, जिका एक डिजीज है, ये भी वायरस से होती है और इसमें वेक्टर कौन होता है, एडिस नाम का मॉस्किटो होता है। देन द नेक्स्ट वन डिजीज जो आती है वो आती है ओनियोंग वायरस, ये वायरस से होने वाली है। इसे एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है वह वेक्टर के रूप में जाना जाता है। देन द मलेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जो पैरासाइट से होती है, प्लाज्मोडियम से होती है, इसमें भी जो वेक्टर होता है वह एनोफिलस होता है। देन द नेक्स्ट वन आता है लिम्फेटिक फिलेरेसिस, यह फिलेरेसिस जो होती है यह आपका एक पैरासाइट से होती है, जो पीछे अपन ने देखा एक वर्म से होती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वह इसको वेक्टर के रूप में जाना जाता है। देन द जापानीज इंसिपेटलिस, यह वायरस से होने वाली डिजीज है, इसमें भी क्यूलेक्स जो होता है एज ए वेक्टर के रूप में जाना जाता है। देन द वेस्ट नाइल फीवर, यह भी वायरस से होने वाली डिजीज है और इसमें भी वेक्टर कौन होता है, फीमेल होता है। तो ये सारे जो वेक्टर है जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे क्या है, फीमेल ही होते हैं जो ये वेक्टर का काम करते हैं। देन द नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि इन तीनों जो स्पीसीज जो अपन ने पढ़ी है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एडिस की बात की तो एडिस की बात करेंगे, देन एनोफिलस की बात करेंगे, देन अपन क्यूलेक्स की बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिफरेंस यहां पे देखने को अपने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की, कैसे दिखाई देते हैं। तो जो एडिस जो होता है वो स्मॉल होता है, ब्लैक और डार्क कलर्ड होता है, व्हाइट स्ट्रिप्स होती है ऑन द लेग्स एंड बॉडी, और यू कैन से द व्हाइट एंड ब्लैक बैंड ऑन द एंटीनी एज वेल एज लेग्स। ये अपन ने पॉइंट सबसे पहले ही देख लिया। तो ये क्यूलेक्स के एडिस के जो है आइडेंटिफिकेशन का मार्क है। एनोफिलस की बात करें तो ब्राउन कलर की बॉडी होती है, लॉन्ग लेग्स होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। देन द क्यूलेक्स जो होता है लॉन्ग लेग्स इसके अंदर भी होते हैं, ये भी ब्राउन कलर का होता है। लेकिन यहां पे अपन ने देखा था कि एनोफिलस जो होता है वह जब रेस्ट करता है तो क्या करता है, एंगल बनाता है, जबकि क्यूलेक्स जो होता है वह अपने सरफेस के साथ कैसा रहता है, पैरेलल रहता है। ये भी बात अपन देख चुके हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एडिस की वजह से डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका वायरस ये सारे जो है वेक्टर के रूप में इसके द्वारा किए जाते हैं। देन द एनोफिलस जो होता है ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है, मलेरिया से एसोसिएटेड रहता है। देन अपन बात करें क्यूलेक्स की, क्यूलेक्स जो है जापानीज इंसिफेलिटिस और वेस्ट नाइल वायरस को जो है वेक्टर का काम यह करता है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एडिस जो है अफ्रीका के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन ये अभी जो है वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देन द एनोफिलस की बात करें तो इसका ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा एशिया और पैसिफिक एरिया के अंदर भी यह देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर क्यूलेक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड है, सिवाय कहां नहीं मिलता है, यह नॉर्थन पार्ट ऑफ द टेम्परेट जोन में यह नहीं मिलता है, यह लॉस एंगल्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी की बात करें तो एडिस जो स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, दिन के समय एक्टिव रहता है। एडिस कब एक्टिव रहता है, दिन के समय सक्रिय रहता है, जबकि एनोफिलस जो होता है यह डाउन और डस्क के समय एक्टिव रहता है। नाइट के समय कभी कभी एक्टिव रह सकता है, लेकिन सामान्यतः डाउन और डस्क के समय ही एक्टिव रहेगा। जबकि क्यूलेक्स की बात करें तो यह भी डाउन और डस्क के समय एक्टिव रहता है, नाइट में कभी कभार एक्टिव रह जाता है। तो यानी कि एनोफिलस और क्यूलेक्स दिन के समय आपको इतने ज्यादा एक्टिव नहीं मिलेंगे। दिन के समय सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा रहता है, आपका एडिस नाम का जो मॉस्किटो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद इनके अंडों की शेप कैसी होती है। तो अगर नॉर्मली अगर बात करें अपन तो एडिस का जो अंडे होते हैं, एग्स जो होते हैं, वह कैसे होते हैं, आपके स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। और इवन आपको पता होना चाहिए जो एडिस जो होता है वह एग लेइंग जो करता है वह सिंगली करता है। क्या करता है, सिंगली एग लेड करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एनोफिलस के जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बॉट शेप्ड के होते हैं। इसके साथ एनोफिलस भी जो होता है एग लेइंग कैसे करता है, सिंगली करता है, यानी एक एक अंडा देता है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन क्यूलेक्स की बात करें तो इसके जो एग जो होते हैं वो सिगार शेप्ड के होते हैं, और लेकिन ये एग लेइंग जो करता है राफ्ट के अंदर करता है, यानी एक ग्रुप के अंदर करता है, राफ्ट में एग लेइंग करता है। ये थोड़ा डिफरेंस है जो आपको यहां पे ध्यान होना
चाहिए। देन द नेक्स्ट वन अपन बात करें और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है, तो रेस्टिंग पोजीशन जब होती है तब क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो एडस जो होता है ये भी एंगल बनाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें एनोफिलस जो होता है वो आपका पैरेलल जो है वो जो वाटर सरफेस के पैरेलल ये रहता है। उसके बाद अगर बात करें क्यूलेक्स जो होता है सर्टेन एंगल ये भी बनाता है वाटर सरफेस के साथ, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करें लार्वी की बात करें तो लार्वी जो होती है फ्लोट ऑब्लिक्वली टू द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पर रहती है। जबकि अगर अपन बात करें एनोफिलस की तो इसकी लार्वी जो होती है हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है और उसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद अपन बात करें क्यूलेक्स की तो ये जो होती है ये भी सरफेस पे रहती है और इसमें भी कितने होते हैं 8 सेगमेंट्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसमें एयर फ्लोट की बात करें तो केवल एनोफिलस के अंदर जो है एयर फ्लोट पाया जाता है, बाकी जो है एडस और क्यूलेक्स के अंदर किसी भी प्रकार का एयर फ्लोट नहीं होता है। एक्स की बात करें तो यह फ्रेश वाटर के अंदर एग लेइंग करता है एडस। उसके बाद एनोफिलस जो होता है ये भी फ्रेश वाटर के अंदर एग लेइंग करता है। उसके बाद क्यूलेक्स जो होता है यह पोल्यूटेड वाटर यानी कि जो दूषित जल होता है उसके अंदर एग लेइंग करने का काम करता है। प्यूपे के कलर की बात करें तो एडस का कलरलेस होता है, इसके अलावा क्यूलेक्स का भी प्यूपा कलरलेस होता है, लेकिन एनोफिलस का जो प्यूपा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद साउंड की बात करें तो इसमें से सबसे अधिक साउंड प्रोड्यूस जो करता है वो एनोफिलस करता है। बाकी अगर बात करें तो एडस जो है बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करता है और क्यूलेक्स जो है वो तो साउंड प्रोड्यूस करता ही नहीं है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने इन तीनों स्पीसीज के बारे में यहाँ पे बात की कि जो तीनों जो मॉस्किटो की जो स्पीसीज है उसमें अगर अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये तीनों जो है इसमें जैसे एडस जो था वह आपके ब्लैक और व्हाइट बैंड्स अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा ये कुछ डिजीज को ट्रांसमिट, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया को फैलाने का काम कर रहा था। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट वन जो एनोफिलस की बात की थी और एनोफिलस जो होता है यह जो है नॉर्मल सतह से एंगल बनाते हुए रहता है और इसके साथ साथ अपन ने यहाँ पे ये बात की कि ये मलेरिया को जो है फैलाने का काम करता है। देन द नेक्स्ट वन जो अपन ने बात की थी यहाँ पे वो आता है क्यूलेक्स और क्यूलेक्स जो होता है यह नॉर्मली पैरेलल रहता है, इसकी बॉडी पैरेलल आपको मोर और लेस पैरेलल देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये इसके बाद फीमेल मॉस्किटो के अपन ने बात की। इसके बाद इसके अंदर जो है कौन कौन सी डिसीजेस को ये वेक्टर के रूप में कार्य करता है ये भी अपन ने बात की। देन द इसमें डिफरेंशिएशन की अपन ने यहाँ पे बात की, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रेस्ट वाला, हाँ यस, यहाँ थोड़ा यहाँ जो है एंगल बना रहा है, यहाँ आप पैरेलल कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा करेक्शन है इसीलिए अपन थोड़ा पीछे गए हैं क्योंकि पैरेलल रहता है वाटर बॉडी के साथ। एंगल जो बनाता है वह आपका एंगल कौन बनाता है, एंगल आपका ये वाला बनाता है, एनोफिलस एंगल बनाता है पानी के साथ और उसके बाद एडस जो होता है वह एंगल बनाता है। ये दोनों एंगल बनाते हैं पानी की वाटर सरफेस के साथ, ये जो होता है पैरेलल रहता है वाटर सरफेस के साथ। ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो अपने सामने जो पॉइंट आता है वो आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी होती है मॉस्किटो की, तो अपन पहले कह चुके हैं कि भाई ये होलोमेटाबोलस के अंदर आता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, चारों स्टेज इसकी लाइफ के अंदर होती है। तो सबसे पहले जो अडल्ट मॉस्किटो होता है उसमें से आफ्टर मेटिंग के बाद क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो एग लेइंग करने का काम करेगा। तो फीमेल मॉस्किटो ले एग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर, पानी के ऊपर जो है अपने अंडे देने का काम करता है। तो इसमें अपन ने कहा था एक तो सबसे पहले एडस स्पीसीज आती है, दूसरी कौन सी आती है, एनोफेलस आती है। तो ये दोनों जो एग लेइंग करेगी कैसे करेगी, सिंगली एग लेड करती है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद लेकिन जो क्यूलेक्स स्पीसीज होती है यह एग लेइंग किस में करती है, राफ्ट के अंदर करती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद एग लेइंग कर लेने के बाद वो एग जो है हेच आउट हो जाएंगे विथ इन 48 आवर्स, यानी 48 घंटे के अंदर उनकी हैचिंग हो जाएगी और उससे क्या बनेगा, उसका लार्वा बनेगा। और लार्वे के अंदर 4 स्टार देखी गई है, कितनी 4 स्टार होती है। तो लार्वा लाइव इन वाटर, पानी के अंदर ही रहता है, डेवलप इनटू अ प्यूपी इन एज 5 डेज, 5 दिन के अंदर वो प्यूपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इवन इसका जो लार्वा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, व्रिगलर के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ये 5 दिन में प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा और लार्वे की कितनी स्टार होती है, 4 स्टार होती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये पानी में पूर्ण होती है। उसके बाद प्यूपी में कन्वर्ट होगा और प्यूपा इसका किस नाम से जाना जाता है, टम्बलर के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोमा के आकार का यह इसका प्यूपा होता है। प्यूपा लाइव इन वाटर, ये भी पानी के अंदर रहता है। दे डेवलप इनटू अडल्ट एंड फ्लाइंग मॉस्किटो इन 2 to 3 डेज। प्यूपा जो है अडल्ट में डेवलप हो जाएगा, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद जो है वो अडल्ट जो है फ्लाई करने लग जाएगा। तो लार्वल स्टेज यानी एक कहां दिए गए, पानी की सतह पर दिए गए। लार्वा कहां पूर्ण हुआ, पानी के अंदर पूर्ण हुआ। प्यूपा कहां पूर्ण हुआ, पानी के अंदर पूर्ण हुआ। लेकिन अडल्ट जो है वहां से इमर्ज आउट होगा और वो फिर जो है फ्लाई करेगा और फिर जो है ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा, काटेगा, पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट के द्वारा ब्लड को जो है सक करने का काम ये करेगा और उसी दौरान जो है बहुत सारी डिजीजेस जो है फैलाने का काम ये करता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है जो नॉर्मली आपको ध्यान होना चाहिए।
उसके बाद अपन बात करते हैं, या दो इंपॉर्टेंट मॉस्किटो में आपके सामने लेके आया हूं, एनोफिलस और क्यूलेक्स के अलग अलग लाइफ स्टेजेस के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में बात करें तो इसमें क्या होता है, सीड्स जो होते हैं ऑब्लिक्यूली वाइल रेस्टिंग के दौरान देखी गई है जो है, और इसके अंदर जो होता है यह पैरेलल रहता है रेस्टिंग के दौरान। उसके बाद बात करें कि एनोफिलस के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जबकि क्यूलेक्स के ऊपर कोई, उसके विंग्स के ऊपर कोई स्पॉट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक जो होते हैं एनोफिलस जो होता है वह हॉरिजॉन्टली कली और सिंगली लेड करता है, जबकि क्यूलेक्स राफ्ट के अंदर करता है, इरेक्ट होते हैं। उसके बाद बात करें तो इच एग्स विद एयर स्पेस होते हैं इसके अंदर, एनोफिलस के अंदर, जबकि क्यूलेक्स के अंदर कोई एयर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन द लार्वी की बात करें तो लार्वी जो होती है रेस्ट करती है हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये रेस्ट जो करता है या ऑब्लिक्यूअली करता है, हेड जो होता है इसका डाउनवर्ड रहता है, नीचे की साइड में रहता है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो होती है वेरी शॉर्ट होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यू कैन से रेस्पिरेटरी ट्यूब इसमें शॉर्ट होती है या अपन कह सकते हैं कि एब्सेंट होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनोफिलस के अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब बहुत ही शॉर्ट होती है, जबकि अगर अपन बात करें यहां पे एडस की बात करें तो एडस के अंदर जो है रेस्पिरेटरी ट्यूब जो होती है वह शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट होती है। तो यानी उसके अंदर तो होती है, लेकिन एनोफिलस के अंदर बहुत ही शॉर्ट होती है या नहीं होती, ये भी अपन कह सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि अगर क्यूलेक्स की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्यूब बहुत लंबी होती है और जिसे अपन रेस्पिरेटरी साइफन के नाम से जानते हैं, जो लार्वी के अंदर, व्रिगलर के अंदर पाई जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद इसके लार्वी का जो हेड होता है वह छोटा होता है, स्मॉलर होता है, इसका लार्जर होता है और बहुत ज्यादा राउंडेड होता है। देन इसकी बात करें, इसकी लार्वी जो होती है वह सरफेस फीडर होती है, जबकि इसकी लार्वी जो होती है बिलो द सरफेस रहती है क्यूलेक्स की, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देन द प्यूपी की बात करें तो प्यूपी में एनोफिलस का जो एब्डोमेन होता है वह बेंट होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा रहता है, जबकि अगर क्यूलेक्स का जो एब्डोमेन होता है वह शार्पली बेंट होता है, लेस शार्पली बेंट होता है। देन द नेक्स्ट वन बात करें, एनोफिलस के अंदर जो है रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट क्या होता है, वह शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है, जबकि अंदर इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट जो होता है वह लॉन्ग होता है। तो यानी कि रेस्पिरेशन के लिए अगर अपन लार्वल स्टेज में बात करें तो उसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी साइफन, और प्यूपल स्टेज में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट। तो यानी रेस्पिरेशन से संबंधित जो ऑर्गन है वह लार्वल स्टेज एज वेल एज प्यूपल स्टेज में किसमें लंबा होता है, तो वह क्यूलेक्स के अंदर लंबा होता है, और किसमें छोटा या अनुपस्थित होता है तो वह एनोफिलस के अंदर होता है। ये बेसिकली आपको यहां पे ध्यान रखना है, जो ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लाइफ के संबंध में। वैसे अपन ने इसमें से डिस्कस कर लिए कि ये जो होता है इसकी लार्वी होती है वो विगलर्स या व्रिगलर्स की कहलाती है, जिसमें 4 अवस्थाएं होती है, ये अपन ने बात कर चुके हैं। और मोस्ट ऑफ मॉस्किटो लार्वी जो होती है अपना पूरा का पूरा समय जो होती है या तो पानी की सतह के ऊपर या उसके पानी की सतह के निचली सतह पर जो है अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है। इसमें शुरू की जो 3 स्टार होती है वो एक दिन में ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन लास्ट जो स्टार होती है वो उसको पूर्ण होने में 3 दिन का समय लगता है। उसके बाद इसका जो प्यूपा होता है उसे अपन टम्बलर्स के नाम से जानते हैं, जो कोमा के आकार का होता है, ये भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। प्यूपा स्पेंड्स नियरली ऑल ऑफ इट्स टाइम इन द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पर जो है प्यूपा अपना पूरा जीवन निकाल देता है। देन मॉस्किटो टाइपिकली फर्स्ट फीड ऑन द शुगर, यानी मॉस्किटो जो है जैसे प्यूपा से इमर्ज आउट होगा तो सबसे पहले क्या फीड करता है, शुगर को फीड करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, जो उसको एनर्जी प्रदान करता है फॉर द सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए और फॉर द फ्लाइट, उसकी फ्लाइट के लिए और सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, शुगर करता है। तो सबसे पहले शुगर को फीड करेगा। ओनली फीमेल्स फीड ऑन द वर्टिब्रेट ब्लड, यानी इसमें मेल फीड नहीं करता है, मेल तो क्या करता है नेक्टर को फीड करता है, लेकिन जैसे मैच्योर हो जाएगा फीमेल जो होगी वो वर्टिब्रेट के ब्लड को सक करने का काम करेगी। इन मोस्ट ऑफ केसेस फीमेल जो होती है वह ऑटोजेनस होती है, ऑटोजेनस होती है यानी कि एग लेइंग कब करेगी, जब वह वर्टिब्रेट के ब्लड मिल्क को जो है फीड करेगी सबसे पहले, उसके बाद एग लेइंग करने का काम करती है इसकी फीमेल, ये भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन इसमें पॉइंट अपन देखें इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली मॉस्किटो के मैनेजमेंट में आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है एग लेइंग पानी के अंदर है, उसका लार्वा भी वही है पानी से रिलेटेड, प्यूपा भी वही है, केवल अडल्ट स्टेज जो होती है वह इमर्ज आउट होने के बाद वह जो है फ्लाइट करती है और फिर जो ह्यूमन बींग्स के ब्लड को फीड करने का काम करती है। तो इसकी 3 स्टेज जो है पानी से एसोसिएटेड रहती है। तो इट मींस कहीं पे भी अगर पानी भरा हुआ है तो वहां पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नदी नाले या जो भी आपके घर के आसपास जो नाली है या
जहां से पानी वेस्टेज निकल रहा है वो बिल्कुल ही साफ सुथरी रहनी चाहिए। ये पॉइंट्स कुछ इसमें दिए हुए हैं कि यानी कि आपको उसके ब्रीडिंग प्लेस पे ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी वहां नहीं रुकना चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर साफ सफाई रखी जाएगी तो वहां पे मॉस्किटो का अटैक जो होगा वह आपका कम होगा और आपके अंदर किसी प्रकार की डिजीज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें तो पुराने समय के अंदर पेरिस ग्रीन का भी यूज किया जाता था, आजकल तो खैर पेरिस ग्रीन नहीं मिलेगी। केरोसिन ऑयल को भी अपन काम में ले सकते हैं मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट वन बात करें तो 0.2% जो है अपन पायरेथ्रम का स्प्रे करके भी जो है मॉस्किटो का नियंत्रण कर सकते हैं, यह भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करें तो मेलाथियोन 200 मिलीग्राम जो है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसको काम में लिया जा सकता है। मॉस्किटो रिपेलेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें डाइमिथाइल फथलेट काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा डीट, ये दोनों तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉमर्शियली अवेलेबल कौन से रेलेक्स और ओडोमास का तो प्रश्न एग्जाम में आते ही है, ये भी एक आपका रिपेलेंट है। उसके बाद सिट्रोनेला ऑयल जो आपका एक नेचुरल रिपेलेंट है और ये एक प्रकार का रिपेल करता है मॉस्किटो को, जिसे लेमन ग्रास से प्राप्त किया जाता है, तो ये रिपेलेंट जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसके एक्वेटिक प्रीडेटर्स कौन से हैं जो पानी के अंदर इसको प्रीडेट कर जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें दो प्रकार की मछलियां आती है, पहले आती है मॉस्किटो फिश, दैट इज द गंबूशिया। गंबूशिया का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मॉस्किटो फिश गंबूशिया जो होती है वह आप इसको फीड कर जाती है, गंबूशिया एफिनिस। और दूसरा आता है किली फिश, किली फिश इज अ फंडुलस स्पीसीज। ये दोनों ही स्पीसीज आपको जो है फिश की ध्यान रखनी है, जो क्या कर देती है प्रीडेटरी के रूप में जानी गई है, एक्वेटिक प्रीडेटर है मॉस्किटो का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा निमेटोड है, निमेटोड भी जो है एज इसके जो बायो एजेंट के रूप में जाना गया है। कुछ प्रोटोजोवन से जो यहाँ पे स्पीसीज दे रखी है, लेम्बोरेलिना और टेट्रानिनेना, ये भी इसके जो है एक प्रकार से अपन कहें कि बायो एजेंट के रूप में जानी गई है। उसके अलावा कुछ स्पोरोडियम दे रखा है यहाँ पे नोसेमा, ये भी इसका बायो एजेंट है। उसके अलावा कुछ फंगल पैथोजन यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें कोलियोमामाइसिस हो गया, मेटाराइजम हो गया, क्यूलिनोमाइसिस हो गया, लेगेंडियम हो गया। तो ये कुछ जो है फंगस है, इनका भी जो है प्रयोग मॉस्किटो नियंत्रण में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये रिपेलेंट वाला आ गया, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और दूसरा इन फिशेस का, जिसमें गंबूशिया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो बायो एजेंट आता है वो आता है आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो मॉस्किटो के लिए काम में लेते हैं वो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis वैरायटी इजराइलेंसिस। इजराइलेंसिस को काम में लिया जाता है, जिसे बीटीआई के नाम से जानते हैं। जब से 1975 से इसकी डिस्कवरी हुई है, इसके बाद इसका मॉस्किटो कंट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा एक और स्ट्रेन आता है, दैट इज द बेसिलस एस्पेरिकस। लेकिन बेसिलस एस्पेरिकस जो होता है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और ये किसके लिए काम में लेते हैं, क्यूलेक्स लार्वी के लिए काम में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए मेल स्टेराइल टेक्निक का भी यूज किया जा सकता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें कि मॉडर्न इंसेक्टिसाइड कौन से यूज हो रहे हैं, मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स कौन से यूज किए जा सकते हैं मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें से कोई सा भी इंसेक्टिसाइड काम में ले सकते हैं। डेल्टा मेथ्रिन को ले सकते हैं अपन इसके लिए। उसके अलावा अपन एल्फा साइपरमेथ्रिन को अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। उसके अलावा अपन साइफ्लूथ्रिन को काम में ले सकते हैं, लेमडा साइहेलोथ्रिन को काम में ले सकते हैं, और इवन एलेथ्रिन की जो मॉस्किटो कोइल आती है उसको अपन काम में ले सकते हैं, और बाइफेंथ्रिन का प्रयोग भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे मॉडर्न इंसेक्टिसाइड है जिनका उपयोग अभी वर्तमान समय में जो है मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सारी जो जानकारी है, ये सारी जानकारी अपन ने मॉस्किटो के बारे में पढ़ी है। तो मॉस्किटो की जो इंपॉर्टेंट जो 3 स्पीसीज अपन ने देखी है, एडिस देखी, एनोफिलस देखी और क्यूलेक्स देखी, इनसे कौन कौन सा रोग होता है, इनकी लाइफ कैसी होती है, इनके इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से, वो अपन ने देखा। इसकी लाइफ या बायोलॉजी से संबंधित अपन ने चीजें देखी, इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में अपन ने देखा, तीनों में कंपेरिजन अपन ने यहाँ पे किया। उसके बाद अपन ने इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सारे पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।